The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पे अवेलेबल है. जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको स्टोर पे क्लिक करना है. स्टोर पे क्लिक करते ही सारे के सारे कोर्सेज आपको नजर आने लगेंगे. वी हैव क्लासेज एंड कोर्सेज फॉर यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी. सो यूजीसी नेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 के कोर्सेज अवेलेबल है इन द सब्जेक्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड इन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी. इसके अलावा वी हैव एंट्रेंस क्लासेज. सो एनएफएसयू एंट्रेंस, सीयूईटी, पीजी एंड सीयूईटी एंट्रेंस की क्लासेज अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. सो बेसिकली फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंसेस एंड एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी के कोर्सेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे एंड आप अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. साइंटिफिक ऑफिसर, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट्स होती है, डिफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उन सभी के क्लासेस एंड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे. तो डू जॉइन दीज क्लासेस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. सो एज आई सेड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस. वी हैव स्टडी मटेरियल क्लास एंड वी हैव वीडियो लेक्चर क्लासेस. सो वीडियो लेक्चर क्लासेस कंप्लीट कोर्स एंड क्लासेस आप कह सकते हैं, बिकॉज उस कोर्स में आपको मिलता है वीडियो लेक्चर. सारे के सारे सिलेबस को कवर करता है वीडियो लेक्चर. स्टडी मटेरियल, बिल्कुल स्टडी मटेरियल नोट्स होते हैं, कंसाइज स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं. तो वीडियो लेक्चर कोर्स में ये तीनों की तीनों चीजें ही आपको मिलेंगी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इस कोर्स में इंक्लूडेड है. सो आपको ये कंप्लीट कोर्स मिलता है, जैसे हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स. इसके अलावा होता है स्टडी मटेरियल कोर्स. तो स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल और सैंपल एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं. सो दिस इज स्टडी मटेरियल कोर्स एंड ये सारा कुछ इंक्लूड करता है वीडियो लेक्चर कोर्स. So we have these two types of courses in our official application for different examination and entrance examinations. So do download our application and join our classes and start your preparation with us. Hello everyone, welcome to today's class. In आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं concepts of fair trial. So concepts of fair trial में कुछ CRPC के sections हैं जो आते हैं and आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 211 ऑफ CRPC. ठीक है, तो ये पहला सेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अपकमिंग क्लासेस में हम कुछ मल्टीपल सेक्शंस कवर करेंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल से रिलेटेड है. ओके, सो कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर ट्रायल से हम क्या समझते हैं? ट्रायल कब होता है कि जब किसी भी पर्सन को एज अ सस्पेक्ट पकड़ लिया जाता है. ठीक है, तब फिर ट्रायल्स शुरू होते हैं. तो जब भी आप कभी न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई बड़ा केस हो जाता है, तो जिस पे भी सस्पेक्शन होता है, वो सारे लोग जिस पे जो पुलिस है वो शक करती है या फिर लगता है कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है किसी भी तरीके के केस में, तो पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले लेती है. ठीक है, तो दो तरीके की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है और एक जुडिशियल कस्टडी होती है. तो जो पुलिस कस्टडी होती है उस पर जो भी बंदा होता है जिस पे सस्पेक्शन हो रही है या फिर जिस पे शक है, वो पुलिस की कस्टडी में रहता है, पुलिस के अंदर रहता है. ठीक है, तो जो आपने मूवीज में देखे हैं, पुलिस जिस तरीके से इंटेरोगेट करती है और जिस तरीके से आपने थोड़ा अब्यूजिव देखा है कि हाँ बहुत पिटाई कर रहे हैं पुलिस वाले और फिर पता लगा रहे हैं कि क्या हुआ. सो हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है कि पुलिस वाले अपने तरीके से भी इन्वेस्टिगेट करते हैं जो पुलिस कस्टडी में कोई भी सस्पेक्ट होता है. तो ये डिपेंड करता है कि केस किस तरीके का है. दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी. तो एज कम्पेयर टू पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी में कोई भी सस्पेक्ट ज़्यादा सेफ होते हैं. तो जुडिशियल कस्टडी में जो जुडिशियल लोग होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो अपने अंदर रखते हैं कुछ दिनों तक. कभी कभी आपने सुना होगा कि XYZ पर्सन अभी जुडिशियल 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है, 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में है. तो ये जो जुडिशियल कस्टडी होती है वो पुलिस कस्टडी से डिफरेंट होती है. अब जब कस्टडी में ऑलरेडी पुलिस या फिर जुडिशियल पावर ले लेती है सस्पेक्ट्स को कस्टडी में, तो इसके बाद फिर ट्रायल्स शुरू होते हैं. जितने भी एविडेंसेस है सारे गैदर हो जाते हैं या फिर एनालिसिस वगैरह होता है, उसके बाद फिर ट्रायल्स शुरू होते हैं. और ट्रायल्स कहाँ पे होते हैं? कोर्ट में ट्रायल्स होते हैं. ओके, सो ट्रायल में भी दो जगह पे आप डिविजन कर सकते हो कि सिविल कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं या क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल हो रहे हैं. मैंने बहुत सारी क्लास में आपको ये बताया है कि आप किस तरीके से सिविल कोर्ट के बारे में पढ़ते हो, किस तरीके से क्रिमिनल कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं. क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं. अगर केस है मर्डर का, अगर केस सीरियस केसेस है ना, अगर डकैती का केस है, मर्डर का केस है, रेप का केस है, तो ये क्रिमिनल कोर्ट पे ट्रायल्स चलते हैं. और अगर लेट्स से किसी भी कपल को डाइवोर्स लेना है या फिर उनको प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट है या एलिमनी से रिलेटेड कुछ भी इशू चल रहा है, तो वो सिविल कोर्ट्स में या सिविल ट्रायल्स उसके होते हैं. तो ये दो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज सेक्शन, दैट इज सेक्शन 211 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. CRPC का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और ये किससे रिलेटेड है? कंटेंट्स ऑफ चार्ज.
ठीक है। अब कोई ना कोई चार्ज लगता है, आपने ये सुना होगा कि XYZ पर्सन पे ये चार्ज लगाया गया है, या फिर जो सस्पेक्ट है उस पर चार्ज हम लगाते हैं सस्पेक्शन के तौर पे ही। तो कौन कौन से चार्जेस लगते हैं और किस तरीके से चार्जेस लगते हैं, ये सेक्शन 211 हमें बताता है ऑफ CRPC। ठीक है। सेक्शन 211 ऑफ CRPC इज रिलेटेड विद कंटेंट्स ऑफ चार्ज, कि चार्ज कौन कौन से लग रहे हैं। अगर आपने कई बार देखा होगी बहुत सारे केसेस में मल्टीपल चार्जेस लगते हैं, है ना। किडनैपिंग का चार्ज अलग लगेगा, अबडक्शन किडनैपिंग का चार्ज लगता है, फिर अगर मर्डर कर दिया तो मर्डर का चार्ज लगेगा, अगर किसी भी तरीके का असॉल्ट उसमें इंक्लूडेड है तो असॉल्ट के चार्जेस अलग लगते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं डिपेंड करता है कि कोई भी पर्सन कौन कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड कर रहा है अपनी क्राइम में। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइम के अकॉर्डिंग ही चार्जेस लगते हैं, और यही बताता है सेक्शन 211 कि डिपेंड करता है कि क्राइम कैसा है और कौन कौन से चार्जेस लगने हैं और किस तरीके से चार्जेस लगने हैं। तो देखते हैं हम कि किस तरीके से चार्जेस लगते हैं। तो यू कैन से एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द अक्यूज्ड इज चार्ज्ड। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट तो ये है कि अगर आपने चार्ज लगाया है तो वो चार्ज किस ऑफेंस से रिलेटेड है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर किसी भी बंदे पे मल्टीपल चार्जेस भी लग रहे हैं तो वो मल्टीपल चार्जेस किस ऑफेंस के लिए लग रहे हैं ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही पहला टॉपिक, ये पहला टॉपिक नहीं कहना चाहिए, पहला पॉइंट कहता है सेक्शन 211 का। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विथ विच द अक्यूज्ड इज चार्ज। अक्यूज्ड कौन सा है, जिसके ऊपर हमने सारे इल्जामात लगाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस, if the law which creates the offense give it any specific name। अगर अभी यहाँ पे जो डिफरेंट क्राइम है, अब जो भी लॉ है जो क्रिएट करता है ऑफेंसेस को, अगर वो जो भी एक्टिविटी हुई है, क्राइम जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसका कोई स्पेसिफिक नेम है ना। जैसे कि मर्डर एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि होमिसाइड एक स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि सुसाइड एक स्पेसिफिक नेम है। तो ऐसे ही अगर कोई स्पेसिफिक नेम रिलेटेड है उस पर्टिकुलर चार्ज से या फिर उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, तो वो स्पेसिफिक नेम मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द ऑफेंस मे बी डिस्क्राइब्ड इन द चार्ज बाय द नेम ओनली। ठीक है। उस चार्ज का जो भी नेम है वो मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम। अब तो ये तो बात हो गई, अगर कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, अगर कोई स्पेसिफिक नेम है तो आप वो लिख दोगे, पर अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो क्या करना है। इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस डज नॉट गिव एनी स्पेसिफिक नेम, सो मच ऑफ द definition of the offense must be stated as to give the accused a notice of the matter which he is charged। तो आपको आप उसका कंटेंट्स इन सेंस उसकी डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्राइम किया है तो मुझे भी ये पता होना चाहिए ना कि मुझ पे कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं। अब मुझे तो लॉ की नॉलेज नहीं होगी क्योंकि मैं तो लाइक आई एम अ रेगुलर पर्सन, है ना। जितने भी लोग क्राइम करते हैं सबको लॉ की जानकारी नहीं होती है, लॉ की नॉलेज नहीं होती है। तो मुझे भी तो ये जानकारी होना ज़रूरी है कि मुझ पे कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। अगर उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है तो उसकी डेफिनेशन हमको ऐड करनी है कि ये चीज़ें अगर आपने करी है या फिर आप ये चीज़ें आपने की हुई है, इस वजह से आप पे चार्ज लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहती है, नेक्स्ट लाइन क्या कहती है, the law and section of the law against which the offense is said to have been committed shall be mentioned in the charge। वो सारे सेक्शंस मेंशन होने चाहिए जो कि लॉ में हमें बताए हुए हैं। जैसे कि सेक्शन 211 ये एक नेम है सेक्शन का, है ना। तो जिस भी पर्सन पे डिफरेंट चार्जेस लग रहे हैं उन चार्जेस के सेक्शन भी मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज इक्वलेंट टू द स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस दैट इज चार्ज वॉज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। सो किसी भी पर्टिकुलर केस में जो भी चार्जेस लगे हुए हैं उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं मर्डर कह रही हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी रिलेटेड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेंशन होना ज़रूरी है। वो उसका जो इक्विवेलेंट, जो उस चार्ज का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, वो हर एक जो भी लीगल कंडीशन है वो मेंशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब जो भी चार्जेस लिखे जाएंगे वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट ऑफ कोर्स कोर्ट की लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो कहता है, इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर मेनी ऑफेंस इज लाइएबल और बाय रीजन ऑफ सच प्रीवियस कन्विक्शंस it is to be enhanced punishment or to be punishment of a different kind। तो सिंपल सी बात ये है कि कन्विक्शन कब होता है, जब कोई भी
कोई भी कन्विक्शन तब होता है जब चीज़ें प्रूव हो जाती हैं। जैसे कि ये प्रूव हो गया कि मैंने चोरी करी है, ये प्रूव हो गया कि मैंने मर्डर किया है, तो मेरा फिर कन्विक्शन होता है, ट्रायल के बाद कन्विक्शन होता है। तो अगर कोई एक बंदा बार बार डिफरेंट क्राइम्स के लिए या फिर सेम क्राइम्स के लिए ही बार बार कन्विक्ट किया जा रहा है, तो वो सेम पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो रिपीटेड ऑफेंडर है, उसको पनिशमेंट के बाद। सो आइडिया हमारा ये रहता है कि एक बार जब पनिशमेंट दे दी जाती है तो उस पनिशमेंट से चेंजेस आने चाहिए उस पर्सन में, उसको वापस से रीस्टोर हम करते हैं सोसाइटी में, सो दैट वो वापस से अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो जी सके। बट कुछ ऑफेंडर्स ऐसे होते हैं कि वो ऑफेंसेस बार बार करते हैं, समटाइम्स सेम ऑफेंस को रिपीट करते हैं या फिर समटाइम्स डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस रिपीट करते हैं, बट पैटर्न एक ही होता है कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ कर ही रहे होते हैं आफ्टर मल्टीपल कन्विक्शंस। तो जब मल्टीपल कन्विक्शंस हो जाते हैं, बार बार वो जेल में बंद होते रहते हैं, बार बार जेल आते रहते हैं, तो उनको सेम पनिशमेंट हम नहीं देते, हम उनको इनहैंस्ड पनिशमेंट देते हैं क्योंकि वो अब रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। ठीक है, तो यही है इसका पूरा का पूरा मतलब। ओके, यस एग्जैक्टली सेम। ठीक है, सो उसमें जो भी उनका सेंटेंसिंग है उसमें ऐड होके उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है। सो दैट्स इट। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है ए, अब उस पर कौन सी चार्ज लगी हुई है? मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। देखो यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम था, हमने मर्डर लगा दिया। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। किसका मर्डर हो गया? बी का मर्डर हो गया। दिस इज इक्विवेलेंट टू अ स्टेटमेंट that A's act fell within the definition of murder, which is given in the section 299 and 300 of Indian Penal Code. ठीक है, सो हमने क्यों बोला ए ने मर्डर कर दिया है बी का? क्योंकि जो मर्डर की डेफिनेशन है वो इक्विवेलेंट है उस स्टेटमेंट के जो सेक्शन 299 और 300 में बताई गई है। ओके, that it did not, अच्छा, इंडियन पीनल कोड, that it did not fell within any of the general exceptions। और हमको ये भी चेक करना होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स है उसमें जो भी एक्टिविटी हुई है वो कोई एक्सेप्शंस में तो फेल नहीं हो रही है ना, क्योंकि मर्डर के भी स्टेटमेंट्स के बाद कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि ऐसा अगर नहीं है या ऐसा है तो इस टाइप का। तो आपको ये चेक करना है कि कोई एक्सेप्शन तो नहीं लग रहा है उस एक्टिविटी में। तो अगर कोई एक्सेप्शन भी लग रहा है, फॉर एग्जांपल 3 एक्सेप्शन है उसमें से 2 एक्सेप्शंस लग रहे हैं या कोई एक एक्सेप्शन लग रहा है उसकी एक्टिविटी में, तो वो भी मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने इस तरीके की एक्टिविटी करी है, मर्डर किया है, बट एक्सेप्शन 1 दैट इज दिस एंड एक्सेप्शन 2 दैट इज दिस इज एप्लीकेबल लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें भी जो ए है इसको चार्ज किया गया है अंडर सेक्शन 326। अब ये किसका है? अंडर द इंडियन पीनल कोड विथ वॉल्यूमेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी। बी को वॉल्यूमेंट्रीली उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज करा। अब ग्रीवियस हर्ट के भी 7-8 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्रीवियस हर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीवियस हर्ट उस पर इन्फ्लिक्ट करी गई है, ग्रीवियस हर्ट इन्फ्लिक्ट हुई है बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग। ठीक है, शूटिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बी पे जो ग्रीवियस हर्ट है वो इन्फ्लिक्ट हुई है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट case was not provided by the section 335 of said code and the general exception did not apply to it। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किस में प्रोवाइडेड नहीं है? 335 में प्रोवाइड नहीं है और कोई भी जनरल एक्सेप्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So yes everyone, that's it for this section, section 211 of section 211 of CRPC criminal procedure code that deals with contents of charge। really very important, it comes under concept of fair trials और जितने भी other sections है जो इससे related है हम upcoming lectures में cover करेंगे। So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead, take care of yourself and see you guys in the next video. Till then, take care, bye। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बाय एवरीवन।